फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पे। आपके इस YouTube चैनल में आपको बीएड के प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड टर्म फाइल्स में आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकल फाइल्स में अगर बीएड के उसमें बात करें इंटर्नशिप के टाइम पे ही आपको एक एक्शन रिसर्च ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड इट्स रिपोर्ट राइटिंग्स करके एक फाइल बनानी होती है। अब ये जो होती है फाइल अब पहले भी बनवा देते हैं ये लोग, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। मैंने तो इंटर्नशिप के टाइम पर ही हमको ये रिपोर्ट तैयार करने को कही गई थी। और अब के जो पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब या तो जब टीचिंग होती है आप लोगों की तो उसी टाइम पे ही एक्शन रिसर्च की भी फाइल कहा जाता है बनाने के लिए, लेकिन चाहे जब भी कहेंगे फॉर्मेट आपका यही रहेगा। ठीक है, ये फाइल का कवर पेज जिसपे स्टार्टिंग में जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ ये आपने कंप्यूटर पे बनाया हुआ है ये पेज, ठीक है, कॉलेज की फ़ोटो लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इसको जो आपके प्रैक्टिकल का नाम होगा आप वो लिख सकते हैं और अपने कॉलेज का जो आपके कॉलेज का लोगो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने अपने कॉलेज का लोगो यूज़ किया था। मेरे टाइम पे ये 3rd सेमेस्टर में था, लेकिन ये सेमेस्टर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय में आप अपने टीचर्स का नाम लिख सकते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स होंगे उनका नाम, और सबमिटेड बाय में अपना नाम रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंट मैंने पूरा करवाया था ये ग्लॉसी पेपर में होता है। इसको आप कंप्यूटर पे पहले बना देते हैं, उसके बाद फिर ग्लॉसी पेपर में आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, जैसे कि मैंने निकलवाया है ग्लॉसी पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन रिसर्च की फाइल में हमें क्या क्या करना है। अगर हम एक्शन रिसर्च की फाइल की बात करें तो इसमें हमारा एक इंडेक्स बनेगा। ठीक है, इंडेक्स में हम वो पॉइंट्स रखते हैं जो कि टॉपिक्स हमें जो लिखने होते हैं उसको हम लिखते हैं। और ये इंडेक्स जो होता है आपके इंडेक्स में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ये आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है। आपको इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी इंटर्नशिप की फाइल तैयार करनी होती है। मतलब हेडिंग एक तरीके से वो आपको देंगे और आपको उसके अंदर का मैटर आपका खुद का होगा। तो आपको इस फाइल में दिख रहा होगा कि सामने मैंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है और ये फाइल मेरी अप्रॉक्स 39-40 पेजेस की है। इससे ज़्यादा की ये फाइल बनती नहीं, क्योंकि थ्योरी के बाद जब आप प्रैक्टिकल लिखते हैं तो इतना ज़्यादा 20 पेजेस थ्योरी और 20 पेजेस प्रैक्टिकल्स में ही फिनिश हो जाती है फाइल। सेंटर में मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है, उसके बाद एक टेबल बनाई है जिसमें सीक्वेंस नंबर, टॉपिक, पेज नंबर और सिग्नेचर जो टीचर्स आपके जो प्रोफेसर्स होंगे वो साइन इसमें करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक करके कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है प्रस्तावना। सेकंड है अनुसंधान का अर्थ। एक्शन रिसर्च को हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं। अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान का अर्थ क्या है, अनुसंधान के प्रकार क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे। सेकंड है क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। 6 पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद 7th में है अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के पद। 8th पॉइंट होगा इसमें क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। 9th नंबर का पॉइंट होगा क्रियात्मक पक्ष हमारा क्या क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी समस्या आई है, समस्या से रिलेटेड होगा। प्रस्तावना, उद्देश्य, अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद के अगर पॉइंट्स की हम बात करें, हमारी 10th हेडिंग्स होंगी विद्यालय अनुसंधान का महत्व, विद्यालय अनुसंधान में महत्व क्या है। ठीक है, समस्या के संबंध के कारणों का विश्लेषण कैसे किया गया है ये देखेंगे। परिकल्पना हमारी क्या थी,
परिणाम उसका क्या निकला जो हमने किया था, क्रियान्वयन विधि कौन सा प्रोसेस हमने लिया था, परिणाम की व्याख्या जो रिजल्ट आया है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में लिखेंगे और फिर अपने सुझाव। ये 17 हेडिंग्स आपको इस प्रैक्टिकल फाइल में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल फाइल जब भी हम बनाते हैं बीएड में तो हमारा एक आभार पत्र जरूर हमें लिखना चाहिए। आभार पत्र लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको आभार पत्र, आपको ये खुद से तो आपने लिखा नहीं, आपको टीचर्स ने बताया है तो आपने तभी आपको गाइडेंस किया है, तभी आप यहाँ इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। तो उनके लिए जो हम थैंक्स बोलते हैं वो है हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स जिन्होंने हमारी इस रिपोर्ट को बनाने में हेल्प की होती है, हम उनको एक तरीके से थैंक्स लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें मैं, आपका जो नाम है आप वो लिखिएगा, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं वो लिखेंगे और जिस सेमेस्टर में है वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है मैं शशि सिंह डैश विद्यालय में बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपका जो नाम है कि मैं डैश डैश विद्यालय में बीएड, आपका फर्स्ट ईयर में अगर है तो आप वो लिखेंगे, सेकेंड ईयर में है तो वो लिखेंगे। ठीक है, जो भी है आपका वो मेंशन करेंगे। वर्ष की छात्रा हूँ, जो कि आपका कॉलेज जहाँ पर है वो लिखेंगे, जिस एरिया में पड़ता है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, यह प्रस्तुत शोध कार्य आपने जिस कॉलेज में अपना शोध कार्य किया है, जैसे मेरा तो महारानी अहिल्याबाई होलकर विद्यालय था, वहाँ पे अपना शोध कार्य किया था। ठीक है, आपने जिस कॉलेज में अपना एक्शन रिसर्च का काम किया आप वो लिखेंगे। मैं क्लास 9th, कॉमर्स के स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया है कि उनको 9th 10th ही मिलता है। ठीक है, तो आपको इस साइंस वालों को अब 6th 7th 8th, ठीक है, और आर्ट्स वालों को भी 6th 7th 8th 9th 10th उनको बहुत ही रेयरली मिलता है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होते तो ही 9th मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है, जिस क्लास में आपने किया, अगर आपने 6th क्लास के बच्चे का किया है तो आप 6th क्लास के बच्चों में अगर अपना एक्शन रिसर्च किया तो 6 लिखेंगे। किसी एक क्लास पे करना है, आपको 2 क्लास का नहीं करना, सिर्फ एक ही क्लास का करना है। ठीक है, एक ही क्लास की समस्या को लेकर के आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है। कक्षा के विद्यार्थियों पर किया है। कक्षा के छात्रों में अर्थशास्त्र विषय में रुचि का ना होना एक समस्या थी, कि क्लास 9th के छात्रों में अर्थशास्त्र विषय में उनकी रुचि नहीं थी। नया सब्जेक्ट था बच्चों के लिए, 8th में उन्होंने बहुत ही हल्का फुल्का पढ़ा था, अब एक नए सब्जेक्ट्स की तरफ आ रहे थे, वो एक नया उनका कॉमर्स था, तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स उनके लिए एकदम अलग ही थी, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी। इस समस्या के समाधान में विद्यालय की शिक्षिकाओं, प्रधानाचार्य द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। जहाँ भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर एक्शन रिसर्च करते समय या कोई भी आप जब क्लास में किसी स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं ना, तो आपको जो भी क्लास दी जाती है तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इस क्लास के बच्चे बहुत शैतान हैं, आपको उनको कैसे डील करना है वो गाइड कर देते हैं पहले ही। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे हावी हो जाएं टीचर के ऊपर। ठीक है, इस तरह की गाइड, अगर क्लास बहुत सीधा सही रहता है तो वो पहले ही बता देते हैं भाई क्लास ऐसा है, या यहाँ पे ज़्यादा से बच्चे वीक हैं तो आपको उनमें ज़्यादा ध्यान देना, ऐसे देना, गाइडेंस कर दिया जाता है। तो आभार पत्र में मुझे भी इस तरह की थोड़ी गाइडेंस मिली थी तो मैंने इसीलिए उनका नाम लिखा हुआ है। क्लास 9th के छात्रों में। ठीक है, इस समस्या के समाधान में विद्यालय की शिक्षिकाओं तथा प्रधानाचार्य द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था। इस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त क्लास 9th के छात्रों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया था, जो कि इस शोध कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और मेरे लिए भी। भाई आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे ही नहीं, आपने चलो रिसर्च की, आप कंफर्म कैसे होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये चीज़ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब रिसर्च अगर बच्चे भी आपके साथ सपोर्ट करते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। इस कार्य के लिए मैं अपने महाविद्यालय के शिक्षा विभाग के शिक्षकों की आभारी हूँ।
उन्होंने मुझे ये काम दिया था कि इस तरह से आपको एक किसी प्रॉब्लम्स पे आपको रिपोर्ट बनानी है, उसको सॉल्व करना है एक क्लास लेकर के, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के आपको उस कमी को उस क्लास में दूर करनी है। अपने प्रधानाध्यापक का नाम, ठीक है, जो भी आपके क्लास आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे उनका नाम, अगर मैम है तो आप मैम लिखेंगे और सर है तो सर, ठीक है। फिर अपने जो आपके एचओडी होंगे, हर बीएड डिपार्टमेंट में एक हेड होता है, ठीक है, हेड होते हैं, उनका नाम लिखना होता है। इसके अलावा स्टाफ के और टीचर्स का नाम जो आपके प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं या इस जो एक्शन रिसर्च का जो प्रैक्टिकल्स करवा रहे होते हैं उनका नाम, जिन्होंने इस शोध में अपना सहयोग दिया, शोध कार्य अपना सहयोग दिया, उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। आपको गाइडेंस दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ये होता है किसी नए स्कूल में जा कर के हमें प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आती तो अपने टीचर्स से डिस्कस करते हैं अभी स्कूल में, तो वो हमें थोड़ी गाइडेंस करते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं अपने सभी शिक्षक गणों की सहभागी हूँ। शिक्षक गणों के साथ साथ विद्यालय के कर्मचारियों की भी आभारी हूँ, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान की है। सहपाठियों द्वारा भी प्रत्येक कार्य में सहायता मिली है। आपके जो क्लासमेट्स होते हैं, कई सारे क्लासमेट्स हैं तो कोई हेडिंग्स प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक्शन रिसर्च का कोई मैटर या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हेडिंग्स पे हम काम करेंगे, तो हो सकता है कभी कभी कोई हेडिंग्स हमें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है, तो उस हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन हेडिंग्स को हम अच्छे से फिर से समझ सकते हैं अपने क्लासमेट से। अतः मैं सभी इसके आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपने सभी सहपाठियों का भी आभार प्रकट करती हूँ। फिर आपको धन्यवाद लिखना है। उसके बाद छात्र अध्यापिका, मतलब जो फीमेल होंगी वो अध्यापिका लिखेंगे, जो मेल होंगे वो अध्यापक लिखेंगे और अपना नीचे नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे इंडेक्स के बाद जस्ट यही वाला पेज लगता है। पहले आपका ये ग्लॉसी पेपर में आप प्रिंट निकाल देंगे, उसके बाद आप अपना इंडेक्स लगाएंगे, उसके बाद आप आभार पत्र लगा देंगे। अब स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट हेडिंग जो है प्रस्तावना। आभार पत्र को यहाँ इंडेक्स में मेंशन नहीं किया जाता है। प्रस्तावना हमारी हेडिंग्स थी तो हमने यहाँ प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में देखते हैं हमने क्या क्या लिखा था। आधुनिक जीवन के युग में, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए अनुसंधान कार्य को बहुत महत्व दिया जाता है। कि आज के अगर हम डेली लाइफ में देखें, आज के प्रेजेंट टाइम की पीरियड्स को देखें तो हमें हर एक फील्ड में रिसर्च करनी पड़ती है, चाहे मार्केटिंग हो, एमबीए कर रहे हो आप या बीटेक कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, आपको एक रिसर्च तो करनी ही करनी पड़ती है। चाहे आप सिंपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी करते हैं तो आप रिसर्च तो करते ही करते हैं। चाहे किसी भी चीज़ का आपको एक रिसर्च का काम जरूर दिया जाता है, और वो इसलिए ताकि आप कार्य को और अच्छे से सीख सकें। अनुसंधान कार्य को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि उसके अंदर हम अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं, इसीलिए ये काम हमसे करवाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका सामना शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। आज ही आप करेंटली देख लीजिए कि आपको ऐसे 6 क्लास में से बहुत से बच्चे मिलेंगे जिन्हें 10 तक की टेबल ही नहीं आती। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम्स ही होती हैं। प्लस माइनस नहीं आते हैं बच्चों को समझ में। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें शिक्षा से संबंधित हर व्यक्ति को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। शिक्षा की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए और उसको व्यवहारिक रूप से वांछित परिवर्तन करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी शोध कार्य या अनुसंधान कार्य की आवश्यकता होती है। मतलब हमें जो समस्या आई है उसको हम कैसे दूर करें, इसके बारे में जगह जगह से रिसर्च करते हैं, ठीक है। अपने जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, क्या उस प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाते हैं, तो इसीलिए हम एक्शन रिसर्च में यही चीज़ करते हैं। तो कार्य में अनुसंधान की आवश्यकता है। इस दृष्टि से
शिक्षा क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य होते हैं उन्होंने शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो भी हम रिसर्च करते हैं उन रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हम प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं, फिर उसी सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने उन सॉल्यूशंस को यूज़ किया, फिर हम देखते हैं क्या वो प्रॉब्लम्स अब भी हैं या कुछ कम हुई हैं या बिल्कुल नहीं हुई या और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारी रिसर्च कितनी अच्छी रही, ठीक है। तो रिसर्च इसीलिए ही कराई जाती है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु शिक्षा के क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष में इन अनुसंधान कार्यों में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा ये बहुत ही अच्छा भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता का अनुभव किया गया जिसके फलस्वरूप विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जा सके और विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तन और सुधार किया जा सके। इन विचारों के फलस्वरूप ही क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिला। सर्वे होता था कई जगहों पे, ठीक है। आपने 10-12 स्कूल में रिसर्च करी, ठीक है। पहले ये होता था कि 10-12 स्कूलों में अब एक जैसी समस्या, ठीक है, पर एक जैसा माहौल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में ये होता है कि आप पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर स्कूल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व इसीलिए बढ़ा हुआ है कि एक जो फ्यूचर में जो टीचर बनने वाले हैं वो जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट वो ये जान सकें कि उस स्कूल में जिस क्लास में वो पढ़ा रहे हैं उस क्लास में बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या बच्चों में ही नहीं एक बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको समझ सकें। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे मैंने कुछ 2 डेफिनेशंस लिखी थी, वो डेफिनेशंस एक बार मैं आपको रीड करके बता दूं। शैक्षिक तकनीक का प्रमुख उद्देश्य है शैक्षिक प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना। जो शैक्षिक तकनीक है उसका मेन उद्देश्य है जो हमारी टीचिंग मेथड है उसको, और जो हमारे पढ़ाने की व्यवस्था है उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाना। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है जिससे शिक्षण में वांछित सुधार लाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब कि एक शिक्षक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान के जरिए एक शिक्षक जो है समस्याओं को समझ सकता है और फिर जो समस्या अगर उन्हें पता चल गई तो उसको वैज्ञानिक विधि से उसका समाधान निकालेगा, उसको खोजेगा। उसके बाद जो अपनी टीचिंग मेथड है या बच्चे की जो पढ़ने से समस्याएं आ रही है उसमें सुधार कर सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य पद्धति में एवं विकास करने का एक सबल साधन है। जब भी हम एक्शन रिसर्च में हम एक क्लास के, एक स्कूल के, एक क्लास के बच्चों में रिसर्च करते हैं तो जरा सोचिए ऐसे बहुत से क्लासेस होंगी। अगर हर क्लासेस में इस तरीके से होगा तो क्या वो स्कूल के बच्चे प्रोग्रेस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब स्कूल के बच्चे प्रोग्रेस करेंगे तो वो स्कूल प्रोग्रेस करेगा, जब स्कूल प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ पे और भी लोगों स्कूल डेवलप होगा तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरी एक साइकिल है कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य पद्धति में यानी कार्य करने के जो तरीके होते हैं विद्यालय के उसको डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्सेस माना गया है क्रियात्मक अनुसंधान को। और इसके माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा और क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षक अपनी क्लास में और विद्यालय की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते जा रहे हैं, कई नए नए टेक्नोलॉजी आती जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में जिसका उद्देश्य शिक्षा को उत्तम बनाना है। अब नई नई अनुसंधान से मतलब इनका ये है, देखिए पहले आप देखोगे कि एक दीवार पे ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता था और उस पे चॉक से हम लिख देते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही एक अच्छा सा एक ग्रीन कलर का बोर्ड आता है, मतलब बोर्ड को भी ब्लैक से थोड़ा हटा करके ग्रीन कलर का आता है वो बोर्ड, ठीक है।
उस पर चौक से लिखते हैं। और अब थोड़ी देर बाद अभी आप ऐसे एकदम डिजिटल बोर्ड यूज़ होने लग गए हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स लगा सकते हैं, उसका 3D यूज़ कर सकते हैं, उस बोर्ड पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड टाइप के, पूरा कंप्यूटर टाइप का बोर्ड आप यूज़ होने लग गया है। तो ये टेक्नोलॉजी आने लग गई है, ताकि ये इसीलिए आई है ताकि हम शिक्षा को उत्तम बनाना है, बहुत ही अच्छी हमें क्वालिटी वाली शिक्षा देनी है बच्चों को, और शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाना भी है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान की प्रतिक्रिया को गति प्रदान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान, जब हम किसी समस्या के बारे में रिसर्च करते हैं तो उससे हमारी उस हिसाब से हम अपने उन उपायों को ढूंढते हैं, उस तरह के सोर्सेस हम ढूंढते हैं कि कितने अच्छे से हम उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर डिजिटल हम बोर्ड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो उसमें आप 3D यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। और वही एक स्लेट में होता है, और स्लेट में अगर आप चौक से लिखते हैं तो क्या आप 3D बच्चों को समझा सकते हैं अच्छे से? नहीं। जबकि आप 3D में बहुत अच्छे से उस टॉपिक को समझा सकते हैं। ठीक है, अगर रोटेशन और रिवोल्यूशन हमें बच्चों को समझाना हो तो एक डायग्राम हम बना करके ब्लैक बोर्ड में समझाएं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हम 3D टेक्नोलॉजी से बच्चों को समझाएं। ठीक है, तो इससे ये इसी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में। क्रियात्मक अनुसंधान का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ समझने के लिए पहले ये जानना अधिक अच्छा होगा कि अनुसंधान किसे कहते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है क्रियात्मक अनुसंधान को समझने के लिए अनुसंधान क्या है, अनुसंधान होता क्या है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। अनुसंधान के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम ये जान लें कि अनुसंधान क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, तो उसी बेसिस पे हम ये भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान हमारा क्या होता है। आइए क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ समझते हैं। अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है। कैसी पद्धति है? एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। जो कि किसकी खोज के लिए किया जाता है? ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है, नॉलेज को खोजा जाता है इसमें। मुनरो के अनुसार, मुनरो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने एक डेफिनेशंस में क्या कहा है? अनुसंधान समस्याओं के सुलझाने की एक विधि है जिसमें सुझावों की दृष्टि तथ्यों के द्वारा की जाती है। इनके अनुसार अनुसंधान जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्लास में, स्कूल में, उनको सुलझाने की एक विधि है अनुसंधान, और जिसमें हम सुझाव, बहुत सारे सुझाव आते हैं, उन तथ्यों के द्वारा हम उनको सॉल्व करते हैं। वास्तव में यह निरंतर गहरी और सउद्देश्य प्रतिक्रिया है। ये बहुत ही गहराई पे हम किसी चीज़ के बारे में, किसी कमी के बारे में जानते हैं तो बहुत गहराई से उसकी बेस तक जाते हैं। अगर बच्चे को प्लस नहीं आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर जान जाते हैं कि भैया नर्सरी क्लास में इसको एडिशन में ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, फिर केजी में बच्चा किसी तरीके से पास होके आ गया, फिर फर्स्ट में आ गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम उसको ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लस होते हैं, फिर पहले जब 1 डिजिट का कराया था तब उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि उसने 1 डिजिट पे ध्यान नहीं दिया गया ना। ठीक है, टीचर्स ने इतना ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने भी नहीं दिया। फिर केजी में आया बच्चा तो उसमें 2 डिजिट वाले प्लस होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हुई उसको। थर्ड में 3 डिजिट वाले और 3 लाइन वाले प्लस आ गए तो उसे अब और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसी गहराई को कि आखिर बेस उसका कहाँ से वीक था, हमने ये जान लिया। तो इसी तरीके से हम अनुसंधान के द्वारा चीज़ की गहराई पे जाते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और एक हमारा एम होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मेरा एक एम था, बच्चों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये मेरा एक एम था कि इनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक है, सत्य की खोज करता है, जो सत्य की खोज करता है, और साथ ही साथ इसका लक्ष्य उन्नति एवं उत्तम जीवन होता है। मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स को सिखाना चाहती हूँ। इसका मेन सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक्स हमारे आसपास हर चीज़ में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का बहुत अहम रोल होता है।
आप बजट समझ सकते हैं कि सरकार जो बजट पॉलिसियाँ लेके आ रही है वो कैसे लेके आ रही है, आप बैंक में कैसे काम करते हैं, ठीक है, आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, घर का बजट आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक्स में ही आपको इस चीज़ का बेस बना दिया जाता है और इसको फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपकी 30,000 तनख्वाह है और आप उन 30,000 में से 40,000 खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना घर बजट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप भाई आपने उस तरह की प्लानिंग ही नहीं की। और प्लानिंग करना इंसान इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने एक्सपेंडिचर करेंगे, कैसे आप अपने कैपिटल्स को, अपनी सेविंग्स करेंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में है। प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ के देखिए, अगर वही इंसान अगर 30,000 अर्न कर रहा हो और 10,000 इस तरीके से उसने अपना बजट बनाया कि हमको मंथली 10,000 खर्च करने हैं और 20,000 हमें सेविंग्स करनी है, तो वो सब कैसे सीख रहा है, स्मार्ट तरीके से सीख रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि उसके जीवन को एक अच्छा जीवन जीता है वो, ठीक है। ठीक है, अब जितनी अर्निंग है उससे ज़्यादा आप खर्च ही कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो एक आपके लक्ष्य को, आपके जो एम होते हैं, ठीक है, साथ ही इसका जो लक्ष्य होता है, ये क्या होता है कि अनुसंधान का लक्ष्य यही होता है कि बच्चे जो है, जो भी आप प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करके बच्चे धीरे धीरे और आगे प्रोग्रेस करें। अगर क्लास वाइज अगर देखें तो अगर बच्चे का 1 डिजिट का प्लस अगर उसको अच्छे से आ जाए, ठीक है, सिंगल डिजिट वाले, तो उसके लिए कि चाहे कितने भी बड़ी डिजिट हो वो आसानी से ऐड कर सकता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर सब्जी लेने जाएगा तो भाई कई तरह की सब्जियां लेगा तो फटाफट जब ऐड उसको आएगा अच्छे से तो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एडिशन कर लेगा अच्छे से, ठीक है, तो उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। एक और मनोवैज्ञानिक है कुक महोदय, ठीक है, उन्होंने इसकी परिभाषा को कैसे लिखा है, अनुसंधान क्रमबद्ध रीति से सूचना एकत्र करने वाली एक क्रिया है। क्रमबद्ध रीति से यानी कि होती एक सीक्वेंसी तरीके से हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, ठीक है, एक क्रिया है और किसी भी समस्या को ईमानदारी के साथ सांगों एवं बुद्धिमत्ता से किया गया साधन है जो कि तथ्यों और अर्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अनुसंधान के परिणाम प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करने वाले होते हैं। जो अनुसंधान होते हैं, जो हम अनुसंधान करते हो, एक मेथड यूज़ करते हैं, उसमें एक सीक्वेंस हमारा रहता है। जैसे मैंने आपको बच्चों के एडिशन वाला बताया था कि बच्चों को अगर जोड़ना नहीं आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम समझिए अगर, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे, पहले हम उसको क्या देंगे भाई। अगर बच्चों को प्लस नहीं आ रहा है, अगर उसको 5, 8, 7, 6, 3, 2, 4, 8, 9, 6, 8 ये मैंने एडिशन दिया, मैं देख रही हूँ कि उसको ये नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक मेथड यूज़ करेंगे, मैं उसको इतना वाला एडिशन करने को कहूँगी। फिर भी अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगी, मैं कहूँगी अच्छा इतना करके बताओ। फिर भी देख रही हूँ कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं इसको इतना करूँगी, ठीक है। फिर भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको फिर एक सिंगल डिजिट करूँगी। फिर भी देख रही हूँ कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसकी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुँच गई कि भाई बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, नंबर ही नहीं आ रही है, उसको क्या नहीं आ रही, काउंटिंग ही नहीं आती है, 1 से 100 तक की गिनती ही नहीं आ रही है। और सपोज करिए कि अगर उसने इतना कर लिया एडिशन, ठीक है, इतना वाला ऐड उसने सपोज करिए कर लिया, तो बता दिया मैम 15 आ रहा है, ठीक है, चलो फिर मैं उसको चेक करने के लिए क्या करूँगी, अगर उसने इतना सॉल्व कर लिया तो मैं उसको एक और डिजिट यहाँ पे लिख के दूंगी, मैं कहूँगी इसको ऐड करके बताओ। अब सपोज करो बच्चे ने ऐसे लिख लिया 15 और 8 + 3 11, तो अब मैं यहाँ पे समझ जाऊंगी कि उसको किसकी प्रॉब्लम हो रही, कैरी करने में दिक्कत हो रही है, वो दोनों डिजिट्स को अलग अलग ऐड कर रहा है। तो ये क्या, मैंने एक मेथड यूज़ किया, उसकी पहले डिजिट कम करी, उसके बाद क्या किया, उसके स्टेप्स कम किए, फिर समझा कि कहाँ पे उसका बेस वीक है,
अब यहाँ ये एक सीक्वेंस से यूज़ किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से यूज़ किया है मैंने, ठीक है। जब इतनी क्रमबद्ध तरीके से यहाँ तक हमने सूचना एकत्र कर ली, उसके बाद समस्या को मैंने क्या किया कि अब बच्चों को पहले मैं स्टार्ट कराऊंगी। अगर उसे बिल्कुल ही काउंटिंग ही नहीं आ रही है तो मैं उसे काउंटिंग से स्टार्ट करूंगी, तो उसको उसी लेवल से वहाँ उसके बेस से उठा करके हम उसको आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो ठीक है, अब इसमें जो प्रोसेस मैंने अपनाया है इसमें कि बच्चों को पहले काउंटिंग सिखाएंगे, उसके बाद उनको 1 डिजिट जो बिना हासिल वाले जोड़ होंगे वो बताएंगे। अब इसके स्टेप क्या होंगे इसमें करेक्शन, पहले बच्चों को मैं नंबर्स बताऊंगी, 1 से 100 तक की गिनती करवाऊंगी। उसके बाद उनको 3 + 2 मतलब बिना कैरी वाले ऐड सिखाऊंगी, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने लिया। उसके बाद मैं उनको जो है और बड़े वाले सिखाऊंगी जिसमें 2 डिजिट ऐड करने पे आएगा, जैसे 5 + 8, ये सिखाऊंगी। और उसके बाद का स्टेप क्या होगा हमारा कि 2 डिजिट वाले होंगे 3, 2, लेकिन कैरी वाले नहीं होंगे वो, इस तरीके के, ठीक है। फिर उनको ऐसे सिखाऊंगी, यहाँ पे ये डिजिट छोटा रखूंगी ताकि वो अच्छे से कर सके। फिर अगला स्टेप ये होगा, फिर जब इसको भी सीख जाएंगे तब मैं बच्चों को बड़े डिजिट वाले सिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि अब हमें इनको और बड़ी डिजिट का सिखाना है, 3 प्लेस वाला सिखाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से हम उनको और फिर ऐसे करके हम उन्हें आगे आगे लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा भाई, ये जो मैंने स्टेप प्रोसेस यूज़ किया है ये विश्वसनीय है, इसका जो रिज़ल्ट होगा मुझे यकीन है कि बच्चे उसको ऐसे सीखेंगे तो हो जाएगा, ये 100% ये वर्क करेगा, ठीक है। और उनके नॉलेज को भी डेवलप कर रहा है कि नहीं। पहले 1 डिजिट 1 प्लेस वाले बिना हासिल वाले सीख रहे हैं, फिर 2 डिजिट वाले, ठीक है, बिना, फिर कैरी वाले सीख रहे हैं बच्चे, तो क्या करें उनके नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो अनुसंधान यही काम करता है। अतः कहा जा सकता है कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और सौद्देश्य क्रिया है जिसका प्रमुख ध्येय, यानी ध्येय मतलब लक्ष्य, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना और सत्यता की पुष्टि करना तथा नए तथ्यों, सत्यों एवं सिद्धांतों का निर्माण एवं प्रतिपादन करना होता है। मतलब इन 2 डेफिनेशंस के बाद जो इसका कंक्लूजन निकला है डेफिनेशंस का, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और सौद्देश्य क्रिया, यानी एम के साथ किया गया, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी तरीके से किया गया है, ठीक है। इसमें मैथ सिखाएंगे तो अबैकस तो यूज़ हो गई, तो एक टेक्नोलॉजी ही है ये, ठीक है। कई तरीके से बच्चों को आप टेक्निकल सिखाते हैं, टेक्निकली ऐड करना सिखाते हैं, जिसका प्रमुख ध्येय मतलब जिनका लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य क्या, उनके नॉलेज के क्षेत्र को डेवलप किया मैंने, ठीक है। वो अपनी सत्यता की पुष्टि करना कि कितना सक्सेसफुल हुआ, हम ये भी तो चेक करेंगे भाई। हम ऐसा तो है नहीं बच्चों को ऐड दे देंगे और छोड़ देंगे, ऐसा तो एडिशन दे दिया और छोड़ दिया, ये तो होगा नहीं। हम उसको एक बार जब देंगे, होमवर्क करके लाएगा, उसको हम अपने सामने 2-3 बार करवाते हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि जैसे ही वो दे देता है कि आज हमने उसको 1 डिजिट का बताया तो अगले दिन 2 डिजिट का बता रहे, नहीं, कम से कम 2 दिन तो उसे प्रैक्टिस ज़रूर करवाते हैं। जब हम छोटे बच्चे के साथ जैसे ट्रीट करते हैं वैसे उस फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ भी हमें ट्रीट करना होता है, उसको वैसे ही हमें सिखाना होता है, उतना ही उसको टाइम देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको 2 ही दिन में सारे प्लस बता दें, ऐसे होता है। 1 प्लेस का, 2 प्लेस का, 3 प्लेस का एक ही दिन हमने सब बता दिया, उसके दिमाग में सबको केमिकल लोचा टाइप का हो जाएगा कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसको कि क्या है, ठीक है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, 2-2 दिन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, फिर अपने सामने भी प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जा करके तो ये हमारी सत्यता को प्रूफ कर देगा कि हमें ये यकीन हो जाए कि हाँ अब इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नए तथ्य और सत्य, हो सकता है जब हम सिखा रहे हो तो उसको हम और भी चीज़ों के बारे में जानें, और भी कमियों को जानें, ठीक है, कि उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और एक नए ही सोर्सेस हम जानते हैं, नए सिद्धांत जानते हैं। जैसे बच्चों को
सिंपल हम पहले फिंगर्स पे काउंट कराना सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे अपने माइंड में ही काउंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हम ये उन्हीं से सीखते हैं कि उन्होंने ऐसे कैसे किया है, हमने उन्हें फिंगर्स में बताया है, ठीक है, और वो धीरे धीरे अपने माइंड से ही करने लग जाए। तो हमने क्या एक नई चीज़ सीखी, नई एक सिद्धांत उनसे जाना कि नई चीज़ों के बारे में भी उनसे हमने जाना, नई चीज़ जानी भाई बच्चे के बारे में कि बच्चे की भाई मन में उन्हें ऐड करना आ रहा है, ठीक है, और फिर उसी अकॉर्डिंग हम नए सिद्धांत भी बना सकते हैं। तो अनुसंधान में हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। अनुसंधान का एक शैक्षिक अनुसंधान होता है। शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य शिक्षण नियमों एवं शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और उसकी पुष्टि करना, ठीक है। अनुसंधान का एक शैक्षिक अनुसंधान होता है। अनुसंधान में शैक्षिक अनुसंधान है, ठीक है। शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य होता है, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य की अगर हम बात करें तो शिक्षण नियमों और शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए शिक्षण नियम बनाना, ठीक है, नए शिक्षण सिद्धांतों को बनाना और उनकी पुष्टि करना के बारे में जानना कि सही है या गलत है, ठीक है, कितना सक्सेसफुल है, कितना नहीं है, ये सब हम जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान आखिर होता क्या है, ठीक है। शैक्षिक परिस्थितियों में की जाने वाली खोजों की शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों में की जाने वाली खोजों को शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है, जिसका ध्येय यानी जिसका लक्ष्य छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षण अधिगम प्रतिक्रियाओं का विकास करना है और उन्हें अधिक योग्य एवं सबल एवं सक्षम बनाना है। शैक्षिक परिस्थितियों में यानी कि अगर एक स्कूल में हम वो पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो एक क्लास में किया जाता है, ठीक है, एक क्लास में बच्चों में किया जाता है, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं। शिक्षण अधिगम कौन सी हम वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, उस प्रतिक्रियाओं का यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उन सब का विकास कर रहे हैं। एक बच्चे को लेकर के बच्चे का विकास कर रहे हैं तो क्लास का विकास होगा, उसका विकास होगा, पेरेंट्स का भी डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये सब तभी होगा जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में और अच्छे से जो शिक्षण अधिगम है उसमें थोड़ा सा विकास करें, ठीक है, उन्हें अधिक योग्य और सबल, मतलब टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छे से अपनी बना लें, इससे है। शैक्षिक अनुसंधान वह प्रतिक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार, विज्ञान एवं विकास की ओर दिशाबोध प्रदान करता है तथा जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना है कि वह अपने लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। शैक्षिक अनुसंधान जो हमारे होते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो शैक्षिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें हम बच्चों को नॉलेज दे रहे होते हैं, ठीक है, उन शिक्षा से संबंधित परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान के विकास, व्यवहार विज्ञान यानी कि उनको क्लासरूम से व्यवहारिक जीवन की तरफ जो एजुकेशन दे रहे हैं इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए कि उनके प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड हो वो, ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना है कि वह अपने लक्ष्यों को, और एक टीचर्स के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ने के लिए उनको इस तरीके से ज्ञान दे कि वो अपने लक्ष्यों को बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर सके और शिक्षक का जो लक्ष्य है वो उसे प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, वैसे तो शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है, किंतु सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, एक्शन और रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च को ही तोड़ा गया है, एक्शन प्लस रिसर्च, री प्लस सर्च, एक्शन एक्ट प्लस ऑन, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका शैक्षिक अनुसंधान को मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पता, इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराऊँगी।
जिसमें मैं इस टॉपिक्स को आपके एक्शन रिसर्च के अगली हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में जो जो हमने एक्सप्लेन कर लिया है, आइए एक बार देख लेते हैं। मैंने अब तक के 3 हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया है। एक प्रस्तावना हो गया आपका, ठीक है, अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। इनको मैंने आपको कवर करा दिया है पेज नंबर 8 तक के। नेक्स्ट वीडियो आपके पेज नंबर 9 यानी कि आपके उससे रिलेटेड होगा, इसके आगे की वीडियो। तो अगर आपको आपके इन 4 पॉइंट्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स लेकर के उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।